नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की। बताएंगे प्रधानमंत्री की ब्रुनई और सिंगापुर यात्रा के बारे में, साथ ही बताएंगे पश्चिम बंगाल में किस तरह से चौतरफा दबाव में है ममता बनर्जी, बुलाया है विधानसभा का विशेष सत्र। इसके साथ ही बताएंगे किस तरह से बाढ़ और बारिश का कहर देश भर में। और भी होंगी बहुत सी खबरें, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर के बीच ब्रुनई और सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने ब्रुनई को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का बताया अहम भागीदार। 6 साल बाद सिंगापुर के दौरे पर होंगे पीएम। नए नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। रेप विरोधी कानून के लिए बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र। वहीं पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे चिकित्सक कोलकाता में पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर तक करेंगे मार्च। बीजेपी भी सरकारी कार्यालयों के सामने देगी धरना। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई। दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही, जनजीवन पूरी तरह हुआ प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 9 लोगों की मौत। बाढ़ के कारण दोनों राज्यों में कई ट्रेनें हुई रद्द। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। देर रात 3 साल की बच्ची को बनाया शिकार। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और पेरिस पैरालंपिक में आज बैडमिंटन के फाइनल में नीतीश कुमार और सुहास यतिराज पेश करेंगे चुनौती। सुकांत कदम का कांस्य पदक मैच आज। और अब लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई की यात्रा करेंगे। 3 से 4 सितंबर को वे सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां की यात्रा पर जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008. And he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. 4 और 5 सितंबर को प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से वे द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। Our ties have evolved and we have a dynamic strategic partnership encompassing diverse areas, from our shared history and people-to-people ties, which form an important link between us. Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. ब्रुनई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनई की यात्रा पर रहेंगे। ये ब्रुनई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हमारे संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने ब्रुनई दारुसलाम में भारतीय उच्चायुक्त आलोक डिमरी से इस बारे में खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई दारुसलाम 3 और 4 सितंबर को आएंगे, तो ब्रुनई और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में क्या अपेक्षा कर सकता है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से। आइए बात करते हैं एम्बेसडर आलोक डिमरी से। बताइए कि क्या अपेक्षाएं रखें हम द्विपक्षीय अगर संबंधों की बात करें तो।
देखिए, ये ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है। तो इसमें द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। जो दोनों देशों के जो लोग हैं उनके लिए ये यात्रा प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? जो फॉर्मल ग्रीटिंग यहाँ पर है वो हमारा ट्रेडिशनल नमस्ते ही है। तो यहाँ के लोगों के लिए एक रीडिस्कवरी भी है इंडिया के साथ अपने पुराने ऐतिहासिक रिश्तों की। जो 10 वर्षों में भारत का एक पुनर्भव उभार हुआ है, उसमें जो एक हमारी ग्लोबल छवि बनी है और एक जो उत्साह हमारे ओवरसीज कम्युनिटी में आया है, प्रवासी भारतीयों में, उसका एक तरह से ये कंसोलिडेशन है और उसका एक तरह से ये प्रामाणिकता है कि उसके सूत्रधार इस समय इस धरती पर स्वयं पधार रहे हैं। आयात निर्यात के सिलसिले में हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा से? ये 4 लाख की जनसंख्या का देश है जो मोस्टली एनर्जी एंड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो इनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं और इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकली आधी इकोनॉमी इनकी एनर्जी डिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस और कमर्शियल लिंकेजेस और एक्सचेंजेस को डिफाइन करता है। एक एमओयू है सैन्य संबंधों को लेके दोनों देशों के बीच में और रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ हैं इस सिलसिले में। देखिए, हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है और ये तो हमारे बियॉन्ड द मलाक्का स्ट्रेट एंड अंडमान से ये साउथ ईस्ट एशियन मलयन वाटर्स एंड सीज रहे हैं और हमारे सेलर्स ने और प्रीचर्स, पिलग्रिम्स एंड मर्चेंट्स, ये दे हैव बीन सेलिंग दीज वाटर्स, यहाँ पर आते रहे हैं। ये एक जियो स्ट्रैटेजी का, साउथ ईस्ट एशिया का, आसियान कम्युनिटी का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये निश्चित है कि इस विजिट से हमारे सैन्य संबंधों को भी और हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है उसमें भी एक नवीनता आएगी। तो ये थी बातचीत उच्चायुक्त आलोक डिमरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा पर। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, बुंदार सेरी बेगावन, ब्रुनेई दारुसलाम से। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिन के सत्र में रेप के दोषियों को सख्त और जल्द सजा दिलाने के लिए संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा। दरअसल कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ममता सरकार पूरी तरह से चौतरफा दबाव में है। उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संशोधित विधेयक में ये प्रावधान होगा कि रेप के दोषियों को 10 दिन के अंदर सजा मिल जाए। बीजेपी का इस बिल का पूरा बीजेपी का समर्थन होगा। विधेयक पेश किए जाने के बाद उसे मंजूरी के लिए राजभवन को भेजा जाएगा। और अगर बात करें विरोध प्रदर्शन की, तो कोलकाता रेप मर्डर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के डॉक्टर नगर आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेंगे। डॉक्टरों के अनुसार वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सबूतों को नष्ट करने की भयावह साजिश का नेतृत्व किया था। वहीं बीजेपी की बंगाल इकाई भी आज पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। इससे पहले कोलकाता के नागरिक समाज ने न्याय की मांग को लेकर रात भर सुबह 4 बजे तक प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का बहराइच जनपद इन दिनों आदमखोर भेड़ियों की दहशत के साए में है। इंसानों पर हमला कर उन्हें अपना निवाला और शिकार बनाने में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के तमाम इंतजाम और प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि वृहद स्तर पर चलाए गए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के सर्च ऑपरेशन के जरिए 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी कई नरभक्षी भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर भूखे आदमखोर भेड़ियों ने अलग अलग जगहों पर बच्ची को निवाला बनाया है। वहीं बुजुर्ग महिला को भेड़िए खींच ले गए, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक इन दिनों बहराइच के 35 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
शासन स्तर पर आदमखोर भेड़ियों के आतंक का संज्ञान लेते हुए विशेषज्ञ टीमों के सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया था। माना जा रहा था कि अब भेड़ियों का आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से आदमखोर भेड़ियों ने अलग अलग गांवों में घात लगाकर हमला किया। वन विभाग और पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। बीती रात हुए हमलों की जानकारी पर जिलाधिकारी मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से हालचाल लिया है। जिलाधिकारी का कहना है कि टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जल्द ही सभी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ते हुए जनपद को उनके आतंक से मुक्त करा लिया जाएगा। बच्चे खमरे जानवर उठा लेगा, 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा, और बच्चा खमरे तनिक आँखें लाग गए उठा लेगा। छोटी बच्ची हमारे 6 महीने को और है, उसका रोते उठिन या खा ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाओ, बच्ची हमारा रोए नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए तो ये हाथ काट लिए, नट्टी काट के नोच डारी है। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर न सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। लेकिन हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में हो रही जानवरों और इंसानों की संघर्ष की घटनाओं का लगातार जो संज्ञान है वो भी लिया जा रहा है और लगातार इस दिशा में जो प्रशासन है वो कदम उठा रहा है। संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़ियों या तेंदुओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं। और सीधे आपको बीजेपी की प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। Governments in Kerala, both the Congress and the left. And I draw your attention today, given these unfortunate happenings, to a lady, senior lady leader of the Congress in Kerala called Simi Rosebell, who has alleged that there is exploitation in the Congress. And when she points out that there is a casting couch in the Kerala Congress, she is summarily dismissed from the party. And she said today, and I quote, in this party, that is in the Congress party, there is no place for upright people. That is what she said. Any other place in India, if a woman in the workplace raises an issue of sexual harassment, it is the bounden duty of the organization under the law to constitute a committee, a Visakha committee, to investigate the accusations of harassment. That is the minimum justice that is due to any woman, any Indian woman whose right to work in a dignified manner is enshrined in the Constitution under Article 21. But no, the Congress party does not believe in that. The Congress party, when a leader of the Congress party, a woman leader of the Congress party alleges harassment, alleges exploitation, they do not investigate it. They silence her and remove her from the party. This is the same Congress party where Priyanka Gandhi would say before an election, "Ladki hoon, lad sakti hoon." This is the same Congress party where Rahul Gandhi will go to Jammu and Kashmir and say on January 30th of this year that women have talked about rape and harassment. But when it comes to his own party, the Congress in Kerala, which has a huge, long list, dubious record of harassment complaints that are on record from various members of the Congress, women members of the Congress,
he does nothing. Instead, he tries to silence them. There is much more to be said on this, but I wanted to draw your attention to this double standard, this hypocrisy, this saying one thing before elections and doing exactly the opposite after the election. This is the truth. This is the truth about the Congress, and the people of India deserve to know it. The people of Kerala should know that the India Alliance partners, whether it is the CPM or the Congress, both of them have a track record of not protecting women, not upholding the dignity of women in their workplaces, and instead supporting those who exploit and harass them. Thank you. Any question? Moving, but time's now. The question that you have raised, and then Rasini came out and she spoke about it, she's been shut. तो बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें राजीव चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और सीपीएम का केरला की अगर बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। विशेषकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जीजी न्यूज। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और बता दें कि उत्तर प्रदेश का बहराइच जनपद इन दिनों आदमखोर भेड़ियों के संघर्ष से जूझ रहा है और इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने तमाम निर्देश जारी किए हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ संज्ञान जो है राज्य सरकार ने लिया है, किस तरह की एक रणनीति तैयार की गई है और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये आतंक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, बहराइच के महसी क्षेत्र में जो आतंक है भेड़ियों का, वहां पर तो 22 टीमें लगातार काम कर रही हैं भेड़ियों को पकड़ने की। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और जो 2 बचे भेड़िए हैं उनको पकड़े जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन के द्वारा उनको तलाशी का अभियान लगातार जारी है, लेकिन इससे पहले कि जब टीम पहुंचती है वो आगे के गांव निकल जा रहे हैं। अभी थाना हरदी क्षेत्र में जिस तरीके की घटना हुई कि एक 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई भेड़ियों के हमले में, उसके बाद से और ज्यादा अभियान में तेजी लाई गई है और संभवतः उनकी तलाशी के लिए जो टीम लगाई गई है, जो विशेषज्ञ लगाए गए हैं, जल्द ही उनको पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से ये अपील जारी की गई है कि इस पूरे क्षेत्र में हो ऐसा जाता है कि अगर 2 दिन कोई भेड़िया अटैक नहीं करता है तो लोग थोड़ा सी लापरवाही करते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। आमतौर से बच्चे जिन पर ये हमला कर रहा है, ये भेड़ियों का जो हमला कर रहा है, और ये भेड़िया अपना शिकार उन बच्चों को ही ज्यादातर बना रहा है। इस पूरे इलाके में ये तकरीबन 35 से ज्यादा गांव हैं और देखा जाए तो 75 किलोमीटर का वो एरिया है जो तटीय इलाका है घाघरा का। यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर जो खेत हैं, गन्ने के काफी खेत हैं और उनको छुपने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है भेड़ियों की। वहां तक जब टीम पहले ड्रोन से उनकी मैपिंग की जाती है और उसके बाद जब टीम वहां पहुंचती है तब तक ये दोनों भेड़िया आगे निकल चुके हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत ही जल्द इन दोनों भेड़ियों को पकड़ा जाएगा जो आदमखोर हो चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जैसी घटनाएं जो बढ़ी हैं प्रदेश में, जो तराई बेल्ट के जनपद है वहां पर अधिकारियों को और ज्यादा चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। खासतौर से वन विभाग को और निर्देश दिया है कि वहां पर जो गांव यहाँ पर
भेड़िया अटैक कर सकता है उन जगहों पर एक विशेष सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। खासतौर से बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, सीतापुर हो गया, ये जो तराई बेल्ट के बिजनौर हो गया, इन जगहों पर हमने देखा कि कुछ जगहों पर तेंदुआ के अटैक, कुछ जगहों पर भेड़ियों के अटैक हुए हैं लोगों पर। तो ऐसी घटनाएं जो मिली हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा है कि इन सभी जनपदों में चौकसी बरती जाए जहां पर संभावित एक ऐसा डर का माहौल है और जहां पर भेड़िया आसपास होने की खबर मिल सकती है। इसके साथ साथ प्रशासन ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि जो अभी तक जो 2 भेड़िए बताए जा रहे हैं जो नहीं पकड़े गए हैं, और संख्या हो सकती है। अभी तक प्रशासन यही मान रहा है कि यही 2 भेड़िए हैं जो आदमखोर हो चुके हैं। बिल्कुल, 2 भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं और भी भेड़िए हो सकते हैं। विकास, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व शहर उपाध्यक्ष मुफ्ती मेहदी को अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले का है। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वो मुफ्ती मेहदी के घर 10 वर्षों से झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। मुफ्ती ने शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, पीड़िता ने देह व्यापार भी कराने का आरोप लगाया। शादी के लिए कहने पर टालमटोल किया जाता था और ये कहना है पीड़िता का कि जब मैं जिद पर आ गई तो मुफ्ती मुझे और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़िता के मुताबिक अंतरंग तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाते रहे उनके साथ और अन्य लोगों से भी संबंध बनाने को कहते थे। मना करने पर मारपीट की जाती थी। 27 अगस्त 2024 को शाम 7 बजे मुफ्ती ने जबरन संबंध बनाए। पुलिस से शिकायत करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। तो कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो गए हैं। बेहद गंभीर ये मामला है। उनके घर जाते थे काम करने और 10 साल की उम्र से काम करते थे। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपए, मतलब पहले पैसा देते थे, 2-3 महीना मुझे पैसा दिए, उसके बाद 1 रुपए भी नहीं दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये वो, कि मोहब्बत में मैं फंस गई। फिर मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे धंधा कराने लगे। जब मैं कुछ बोलती हूँ वो लोग बोलते हैं जान से मार दो। उनकी बहन जो नगमा है और उनकी वाइफ, वो लोग मुझे लखनऊ भी लेके गई थी। मैं वहाँ से 2 महीना पहले भाग के आई, फिर भी वो लोग मुझे असला हटा के जान से मारने की धमकी दिए। बोले अगर कुछ भी करोगी तुमको जान से मरवा देंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हो गया है। इस रिपोर्ट के बाद पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई है। नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पीड़िता की बुआ भी आरोपी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने डीएनए सैंपल मैच होने की जानकारी दी। घटना स्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे बारिश के कहर की। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 5 नाव और 1 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखा है। आंध्र प्रदेश में अब तक बाढ़ के चलते 9 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही सभी प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष और टोल फ्री नंबर स्थापित किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को लगातार राहत प्रयासों की निगरानी करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। वे पहले ही कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं और खाद्य सामग्री वितरित कर चुके हैं। सुबह एनटीआर जिला कलेक्ट्रेट में भी स्थिति की समीक्षा की। सीएम रात भर कलेक्ट्रेट में रुके और स्थिति पर नजर रखी। आंध्र प्रदेश में कई जगह बाढ़ और भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कृष्णा, एनटीआर, एलुरु, गुंटूर, पापटला और पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। विजयवाड़ा और हैदराबाद और गुंटूर के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेलंगाना के 1/3 हिस्से में इस समय बारिश का रेड अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से स्कूल कॉलेज बंद है। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के कारण कल इंटिकेने रेलवे स्टेशन के पास के समुद्रम और इंटिकेने को जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक बह गया। उस स्थान पर मरम्मत का काम जारी है।
इस बीच भारी बारिश के बीच 21 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। खम्मम, कामारेड्डी, निजामाबाद, सिद्दीपेट और मेदक जिलों में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी में घर डूबने के बाद सैकड़ों लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। तेलंगाना सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा और राहत अभियान के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ और राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में 12 टीमें पहले से ही तैनात हैं, जबकि 14 और टीमें भेजी जा रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बारिश के कारण जान गंवाने वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह राज्य में जारी बारिश पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बंगाल की खाड़ी में दबाव के प्रभाव के कारण पिछले 3 दिन से राज्य में हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे बारिश से बुरी तरह प्रभावित जिलों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। बैठक में मंत्रियों, मुख्य सचिव शांति कुमार और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र को पत्र लिखकर बाढ़ से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा मानकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री खम्मम जिले का दौरा करेंगे, जहां करीब 110 गांव जलमग्न हो गए हैं। जिले में अलग अलग स्थानों पर 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। वे अपने घरों में घुसे बाढ़ के पानी से बचने के लिए पहाड़ियों और छतों पर पहुंच गए हैं। बचाव अभियान में हिस्सा लेने के लिए नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर आज खम्मम जिले में पहुंचने वाले थे। हालांकि विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान से खरीदे गए ये 2 हेलीकॉप्टर अभी विजयवाड़ा में तैनात हैं और खराब मौसम के कारण प्रभावित क्षेत्रों में उड़ान नहीं भर सके। इस बीच राज्य विभाग ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो देश के कई राज्य भारी बारिश से प्रभावित हैं, बाढ़ से भी प्रभावित हैं। और देश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और देश भर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 3 सितंबर की हम बात करें तो देश के गुजरात क्षेत्र में और यहाँ के सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो बहुत भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम 3 सितंबर को ही भारी बारिश की बात करते हैं तो भारी बारिश भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। 3 सितंबर की हम जानकारी दे रहे हैं। मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है। और उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड में भी 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान जो है वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। तो ये वो राज्य हैं जिनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां पर 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, इसके साथ ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, विदर्भ क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र है और मराठवाड़ा भी है, जहां पर गोवा एवं कोंकण भी है, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही केरल और अरुणाचल प्रदेश में भी 3 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। असम, मेघालय, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनमें भारी बारिश का अलर्ट 3 सितंबर को मौसम विभाग ने जारी किया है। तो मौसम विभाग की चेतावनी है जिससे कि पहले से ही जो सावधानी है वो बढ़ती जाए और बाढ़ और बारिश का कहर जो है ज़्यादा प्रभावी ना हो। 3 से लेकर 7 सितंबर तक ये चेतावनी जारी की गई है। ये 3 सितंबर में भारी बारिश जिन राज्यों में अलर्ट है वो राज्य हैं। इसके अलावा 4 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो 4 सितंबर में उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र एवं कच्छ, गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र,
कोंकण और गोवा के इलाके, उनके साथ ही केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और त्रिपुरा, इनके लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 से लेकर 7 सितंबर तक ये चेतावनी जारी की गई है कि देश के किन हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ये 4 सितंबर का अलर्ट है जो विभिन्न राज्य हैं जहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम बात करें 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर में भी कई राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी, भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही गुजरात के भी क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ छत्तीसगढ़, वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा के इलाके, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये पूर्वोत्तर का वो हिस्सा है जिसमें लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्र जो है वहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्य ऐसे हैं जहां 3 से लेकर 7 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। अगर हम 6 सितंबर की बात करते हैं, 6 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान जो है वो सबसे ऊपर है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाद मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के इलाके, ये इलाके लगातार जो है इनमें बारिश का अलर्ट है। साथ ही अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट पर रहने को कहा है। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। और अगर हम 7 सितंबर की बात करते हैं, 3 से लेकर 7 सितंबर तक ये अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ऊपर पूर्वी राजस्थान है जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उसके बाद मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा के इलाके और उसके साथ ही पूर्वोत्तर के क्षेत्र जहां पर लगातार हम बात कर रहे हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये तमाम राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट का यही मतलब है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से कर ली जाए, तमाम इंतज़ाम पहले से कर लिए जाएं, जिससे कि बारिश की जो विभीषिका है उससे लोग कम से कम प्रभावित हों। और बारिश की खबर पर ही हैदराबाद से हमारी संवाददाता सुप्रशांति हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रशांति, किस तरह के इंतज़ाम वहाँ पर, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? रमा, ये तेलंगाना राज्य में 3 दिन से ये भारी बारिश वजह से जो नुकसान हो गई है उसी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हाई लेवल रिव्यू मीटिंग लिए थे, समीक्षा किए थे। इसी मीटिंग में मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स शामिल हुए थे और इसी मीटिंग पे चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। और वो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये बारिश के वजह से जिसका मौत हो रही है उनको जो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं वो 4 लाख से वो 5 लाख को बढ़ जाए। ये उसी तरफ लाइफ स्टॉक को भी कॉम्पनसेशन बढ़ जाए। और चीफ मिनिस्टर ने इस समय कहा कि सीनियर ऑफिशियल्स को कहा है कि एक केंद्र राष्ट्रीय सरकार को एक चिट्ठी लिख जाए, उसमें ये बारिश का नुकसान हो रहे हैं इसी को ये नेशनल डिज़ास्टर ट्रीट करने के लिए सेंटर को हम अनुरोध करेंगे। और इसी का और इमीडिएट असिस्टेंस जो नुकसान को वो बढ़ने के लिए वो इमीडिएट असिस्टेंस दे दिया जाए तेलंगाना राज्य को। और जो ये तेलंगाना में जिस डिस्ट्रिक्ट्स में ये बारिश के वजह से नुकसान हुआ है वो ये देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दौरा पर इधर आने के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। और इसी पर तुरंत एक्शन हम ले लेंगे। तुरंत चिट्ठी लिखने के लिए सीनियर ऑफिशियल्स को बोले थे। और रेवंत रेड्डी ने कहा कि जैसे एनडीआरएफ टीम्स हैं उसी तरफ राज्य में भी 8 पुलिस बटालियंस को उसी मॉडल में ट्रेनिंग दिया जाए ताकि जिसी इमरजेंसी में वो तुरंत वो एक्शन में वो रिलीफ ऑपरेशंस में वो शामिल हो जाए।
और रेवंत रेड्डी ने ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये खम्बम, सूर्यापेट, महबूबाबाद और ये यादाद्री डिस्ट्रिक्ट्स को, उधर ये रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तुरंत 5 करोड़ तुरंत रिलीज़ करना है, वो ऑफिशियल्स को बता दिया। और इसके बाद ये मीटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर ने तुरंत ये खम्बम के लिए वो दौरा हुए हैं और खम्बम में ज़्यादा नुकसान हुआ है। खम्बम डिस्ट्रिक्ट में, इसी डिस्ट्रिक्ट में अभी भी 100 से ज़्यादा लोग अभी भी स्ट्रैंडेड हैं और उनको बचाने के लिए ये 2 हेलीकॉप्टर को मांग रही हैं नेवी से, लेकिन वो ये इंक्लीमेंट वेदर के वजह से वो अभी तक खम्बम नहीं पहुंचा है। तो अभी भी 500 से ज़्यादा लोग उधर कुछ लोग छत्र पर हैं, कुछ लोग पहाड़ियों पर फंसे गए हैं। इनको ये सेव करने के लिए ऑफिशियल्स ये रेस्क्यू टीम्स तो ट्राई कर रही हैं। और दूसरे हालात देखने से बारिश आज भी हो रही है ये राज्य में, तेलंगाना में कुछ जगहों में मॉडरेट टू हेवी रेन है, कुछ हैदराबाद में आज भी सुबह से बारिश हो रही है। और आज भी ये स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टियां दिया हैं और लोगों को सरकार ने विज्ञप्ति किया है कि बाहर नहीं आना। और इसी पर ये हैदराबाद में जो काफ़ी जगह में वाटर लॉगिंग बहुत सारा है और इससे थोड़ा सा ये रेस्टोर करने के लिए ऑफिशियल्स तो शामिल हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और दूसरी बात ये है कि ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर 100 से ज़्यादा ट्रेन्स कैंसिल हो गए हैं क्योंकि ये वरंगल डिस्ट्रिक्ट में के समुद्रम के पास ये रेलवे ट्रैक पूरा ये डैमेज हो गए हैं और इसको वारफूट पर इसको रेस्टोर करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ऑफिशियल्स तो वो कोशिश कर रहे हैं। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे का GM मिस्टर अरुण कुमार वो स्वयं वो खुद ही वो उधर जिधर रेस्टोरेशन हो रहे हैं, काम चल रहे हैं, उधर वो स्वयं वो गए थे और वो मॉनिटर कर रहे हैं। ये 500 लोग ये काम में शामिल हो गए हैं, ये रेस्टोरेशन के काम में। और इसी तरह ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये नेशनल हाईवे 65 पर भी ये नकरेपल के पास जो रोड कनेक्टिविटी वो थोड़ा सा तो जो डैमेज हो गया है, जो बारिश का असर है वो साफ तौर पर जो भयावह है वो देखने को मिल रही है। तो प्रशांति, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GG न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थान पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम के हाल को लेकर हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बात की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। हमारे साथ डॉक्टर नरेश मौजूद हैं, मौसम वैज्ञानिक। डॉक्टर नरेश, सबसे पहले अगर बात की जाए भारी बारिश की जो स्थिति बनी हुई है वो कहाँ पर है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कल भी था, आप कहें तेलंगाना एडजॉइनिंग एरिया में। उसके प्रभाव से कल तेलंगाना और मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। इसके लिए हमने रेड अलर्ट भी दिया हुआ था। आज थोड़ा सिस्टम और वेस्टवर्ड मूव कर गया तो उसके प्रभाव से अगर जो आप पिक्चर से देखेंगे, हमने जो रेड अलर्ट कवर किया है वो गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कवर कर रखा है।
तो हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 2 दिनों में गुजरात रीजन में वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में आज एक्सट्रीमली हैवी का अनुमान है, और अगर मराठवाड़ा की बात करें, कल भी जहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा है और आज भी वेरी हैवी मेन आपका 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है, उसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। हमने देखा राजधानी दिल्ली में भी जो बौछार हैं वो नजर आई बारिश की, यहाँ क्या स्थिति रहेगी और इसके साथ साथ उत्तर भारत की जब हम बात करें? देखिए यहाँ पे अभी क्या पैटर्न बना हुआ है, जो सिस्टम है, सिस्टम तो जहाँ पे है, लेकिन जो हवाएं हैं एनसीआर दिल्ली में भी बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, उसके प्रभाव से आज जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हो रहा है, और आने वाले 3 दिनों में हमारा अनुमान ये है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जहाँ भी कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। उसके बाद ये स्लोली डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल आने वाले 2 दिनों में रह सकता है, और वेस्टर्न हिमालय रीजन में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। लेकिन उत्तराखंड में हमारा अनुमान है वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी भी रह सकती है। तो जाना आपने खासतौर से मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे ज़रूर रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का, जहाँ अगले दिनों में कुछ भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी हल्की बौछार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ मुकुल शर्मा, मौसम भवन। आगे बढ़ेंगे खबरों में। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के सदस्य बनेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें आज शाम पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इस अभियान के तहत पूरे देश में कोई भी इच्छुक व्यक्ति मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन करके पार्टी का सदस्य बन सकता है। पार्टी का सदस्य बनने के लिए घर बैठे ऑनलाइन मोड से सदस्य बना जा सकता है। प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए सदस्य अभियान का पहला चरण 2 से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम आज ओखला स्थित उनके आवास पहुंची थी। कई घंटे की छापेमारी और तलाशी के बाद ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान को लेकर निकल गई। गौरतलब है कि ईडी ने हाल में अमानतुल्लाह के खिलाफ जांच में शामिल न होने का आरोप लगाया था। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में अनियमितताओं के आरोप हैं। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया। इसके साथ ही ये भी आरोप है कि अमानतुल्लाह के अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इन नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन किया गया। ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह इस मामले में एजेंसी के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन पर पूछताछ के लिए पेश न होने के भी आरोप हैं। मामले में 4 आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर आज सुबह ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रतिक्रिया दी। बांसुरी स्वराज ने कहा, ये छापेमारी बिल्कुल जायज है। अमानतुल्लाह खान जी के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं। जब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को नौकरियों में भर्ती किया। उन्होंने वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के लिए, जो समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उस पैसे का गमन करा, उस पैसे का मिसयूज करा। सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी ने जो आज उनके यहाँ पर रेड करी है वो एक जायज लीगल स्टेप है। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अपनी जेबें भरने पे ध्यान जरूर दे रहे हैं और त्राहिमाम कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। ये रेड आज जो उनके घर पर हुई है, उनके प्रेमिसेस में हुई है, ये सिर्फ एक जायज लीगल स्टेप है। केरल कांग्रेस पार्टी में कास्टिंग काउच का आरोप लगाने वाली केरल कांग्रेस की नेता सिमी रोजबेल जॉन के निष्कासन पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का हवाला देकर सवाल पूछा है कि सिमी रोजबेल के साथ उनका साथ देने के लिए कौन है। सिमी रोजबेल जॉन ने केवल इतना कह दिया कि केरला कांग्रेस में भी कास्टिंग काउच जैसा चलता है जहां पर महिलाओं का शोषण होता है, तो तुरंत उसको निकाल दिया। मतलब कि जांच कराकर कि महिलाओं का शोषण कैसे होता है वो नहीं पता किया।
ये है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इनका। और ये पहली बार नहीं है। प्रियंका वाड्रा की पार्टी में, मतलब कांग्रेस पार्टी में अंकिता दत्ता हो, जिन्होंने आरोप लगाए श्रीनिवासन पर, तो उनको निकाल दिया। कई ऐसी महिला नेत्रियां जिनको निकाल दिया गया। आज सवाल ये बनता है कि क्या प्रियंका वाड्रा सिमी रोजबेल जॉन के लिए खड़ी रहेंगी? क्या उनके लिए वो आवाज़ उठाएंगी या चुप हो जाएंगी? मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर जारी विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें कल पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। कंधार विमान अपहरण मामले पर बनी इस वेब सीरीज को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि इस वेब सीरीज में आतंकियों की पहचान बदल दी गई है। वेब सीरीज में आतंकियों के निकनेम प्रयोग किए गए हैं, जिसकी आलोचना हो रही है। वेब सीरीज में आतंकियों के निकनेम बर्गर, चीफ, शंकर और भोला दिखाए गए हैं। भारत 2027 तक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, यह कहना है गिटहब के CEO थॉमस डॉम्के का। गिटहब के CEO ने कहा है कि भारत में लाखों डेवलपर भविष्य के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। थॉमस डॉम्के के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्थान के साथ भारत 2027 तक इस क्षेत्र में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वैश्विक कार्यबल के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में AI को अधिक तेजी से अपना रहे हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब देखेंगे खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे पेरिस पैरालंपिक की खबरों के साथ, जहां पर प्रीति पाल ने रविवार को देर रात 200 मीटर T35 रेस में कांस्य पदक जीता। इस पदक के साथ ही प्रीति ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वो पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। इस स्पर्धा में प्रीति ने 30.01 सेकंड में दौड़ पूरी कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रीति ने महिलाओं की T35 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 14.21 सेकंड का समय लिया था, जो कि उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी था। वहीं पेरिस पैरालंपिक 2024 के चौथे दिन भारत को निशात कुमार ने मेंस हाई जंप में T47 में सिल्वर मेडल दिलाया। निशात ने 2.04 मीटर के सीजन बेस्ट के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पेरिस पैरालंपिक ये भारत का 7वां पदक रहा। निशात शुरुआत से ही गोल्ड मेडल रेस में बने हुए थे, लेकिन उन्हें आखिर में सिल्वर से संतोष करना पड़ा। निशात ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।
वहीं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज से आज देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी। सुहास यतिराज पुरुष बैडमिंटन सिंगल SL4 के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। फाइनल में यतिराज का मुकाबला टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लुकास मजूर से होगा। वहीं इसी प्रतियोगिता में सुकांत कदम जो हैं वो कांस्य पदक के लिए उतरेंगे, जहां उनका इंडोनेशिया के फ्रेडी सेटियावान से मुकाबला होगा। वहीं पेरिस पैरालंपिक के 5वें दिन आज भारतीय शटलर नितेश कुमार जो हैं वो भी पैरा बैडमिंटन सिंगल SL3 के फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। फाइनल में नितेश का मुकाबला ब्रिटेन के बैथल डैनियल से होगा। सेमीफाइनल में नितेश कुमार ने जापान के डाइसुके फुजीहारा को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप की, जहां पर जर्मनी में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जो है वो जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों ने 5 पदक अपने नाम किए, जिसमें 1 स्वर्ण समेत 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल रहे। भारत की ओर से धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि शौर्य सैनी और महित संधू ने इसी इवेंट में रजत पदक जीता, जबकि नताशा जोशी और मोहम्मद मुर्तजा ने कांस्य पदक को अपने नाम किया। और अब बात कर लेते हैं साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन की, जहां पर अमेरिका के फ्रांसिस टिफोय के जीत का दौर जारी है। टिफोय ने अंतिम 16 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपेरिन को 6-4, 7-6, 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टिफोय ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में टिफोय का सामना अब ग्रिगोर दिमित्रोव से होगा। वहीं एक अन्य अंतिम 16 के मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने भी अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा को हराकर को 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 से हरा दिया। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का क्वार्टर फाइनल में सामना अब अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगा। वहीं उधर ग्रिगोर दिमित्रोव भी अपना मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दिमित्रोव ने रूस के आंद्रे रूबलेव को 6-3, 7-6, 6-1, 6-3, 6-3 से पराजित किया। महिला वर्ग में आर्यन साबालेंका ने खुद को जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। साबालेंका ने अंतिम 16 के मुकाबले में एलिस मर्टेंस को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं चीन की झेंग इनवेन क्रोएशिया की डोना वेकिच को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चीनी खिलाड़ी ने मैच को 7-6, 4-6 और 6-2 से अपने नाम किया। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कुछ मीडिया संगठनों ने बताया था कि बांग्लादेश के 6 छात्र नेताओं पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध का दावा गलत है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है और विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये जानकारी गलत है, भारत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध की खबर गलत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये खबर गलत है और 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध नहीं लगाया है। आगे बढ़ेंगे। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल में गुस्सा फूट पड़ा। कल हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर सरकार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इजराइल के ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आज बड़े स्तर पर इजराइल में आम हड़ताल का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बंधकों की सुरक्षित रिहाई में विफल रही है। इजरायली मीडिया के अनुसार लगभग 5 लाख की संख्या में भीड़ ने यरूशलेम, तेल अवीव और अन्य शहरों में प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शेष 101 बंधकों को वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की गई। पुलिस ने कहा कि देश भर में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल संघर्ष विराम में देरी और इजरायली सरकार द्वारा युद्ध को संभालने के तरीके पर जनता के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्षेत्रीय चुनाव जीतने वाली पहली धुर दक्षिणपंथी पार्टी बनने की राह पर है। प्रोजेक्शन में AfD को थुरिंगिया राज्य में 33.1% वोट मिलते हुए दिखाया गया है, जबकि
कंजर्वेटिव्स के 24.3% वोट से कहीं ज्यादा है। जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में अभी 1 साल बाकी है और नतीजे सोशल डेमोक्रेट चांसलर ओलाफ स्कोल्स के गठबंधन के लिए निराशाजनक दिख रहे हैं। एएफडी की सहनेता एलिस विडेल ने इसे एक ऐतिहासिक सफलता बताया है। जाफना में प्रतिष्ठित नल्लूर कंद स्वामी मंदिर में वार्षिक रथ उत्सव में हजारों भक्त शामिल हुए। कल मुख्य उत्सव थेर थिरुविजा मनाया गया। इसमें हजारों भक्त भजन गाते हुए भगवान मुरुगन के सजाए गए रथ को खींचते हैं। मंदिर के मुख्य देवता मुरुगन की परेड देखने के लिए जाफना में दुनिया भर से भक्त मंदिर में एकत्र हुए। नल्लूर का कंद स्वामी मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिन्हें युद्ध और जीत का देवता भी कहा जाता है। 25 दिनों तक चलने वाले नल्लूर महोत्सव में पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला का संगम दिखाई देता है। ये त्योहार एकीकृत शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।